बात तो याद रहे कि उत्तरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र की बात करेंगे, ऊपर वाले क्षेत्र की, ये सब क्षेत्र। यहां पर पहला हमने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कौन सा नदी, सोहन नदी, बात हुई थी कि नहीं हुई थी, नंबर 1 सोहन नदी में। उसके अलावा सोहन सिंधु की क्या है, सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, ये है क्या, सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, शिवालिक पहाड़ियों में हम लोगों ने कल बात किया था, क्या, पोतवार पठार, याद आया, पोतवार पठार, कल बात हुई थी ना। तो वो जो है, अब जो सोहन नदी है वो पूरी तरीके से सूख गई है नहीं, उसका एविडेंस है नहीं। लेकिन अगला, इसके पश्चात सोहन घाटी में हमें कुछ और चीजें मिली हुई हैं, ठीक, वेदिकाएं मिली हैं। वेदिकाओं का क्या काम होता है, क्या काम होता है भाई वेदिकाओं का, अब न बोलना, भाई वेदिका का मतलब ये होता है कि जो वो सब क्या बोलते हैं, स्वाहा वाला टाइप का, क्या बोलते हैं, हवन वन होता है ना, वेदी निर्मित की जाती है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक, वो यहां से जानकारी हमें मिल रही है। ठीक, अगला, हमने आपसे कहा था कि हमें क्या ध्यान में रखना है, किसने इस स्थल को खोजा, यही तो बोला था ना, कई बार ये चीज पूछी गई है। तो याद रखिएगा कि सोहन घाटी में पहला उत्खनन जो किया गया वो D.N. वाडिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा, D.N. वाडिया। कहां किया, सोहन क्षेत्र, यानी सोहन घाटी का क्षेत्र, यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही यहां पर देखा, समझा और निकाला। इसीलिए सोहन घाटी का पितामह जो कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि सोहन नदी घाटी के खोजकर्ता या पिता कौन है, D.N. वाडिया हैं। देखिए प्रश्न ऐसे ही आता है और कुछ नया चीज नहीं आता है। ठीक, समय है 1928, क्लियर। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, आगे चल करके इन्हीं सब क्षेत्रों का फिर से खोज किया गया, और उस खोजकर्ता जो था, यानी खोजकर्ता के जो दल था, उसके जो हेड थे उनका नाम था क्या नाम था भाई, उनका नाम देखिए, दिमाग से एकदम मिस हो गया है भाई, दिमाग से एकदम मिस हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, नोट कर लेना भैया, दल के नेतृत्व करता, आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया तो फिर, क्योंकि आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो सही हों, क्योंकि कुछ भी बता देने का मतलब हो गया फिर कहीं आ गया क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। ठीक, एक बात और समझिएगा कि सोहन नदी के आसपास भी हमें हैंडेक्स मिला है। ऐसा नहीं है कि हैंडेक्स सिर्फ दक्षिण भारत में ही मिला है, ये स्थिति नहीं है, मिला हमें सोहन जो है क्षेत्र में भी मिला है, लेकिन सोहन घाटी क्षेत्र में हैंडेक्स की कमी है, मतलब इक्का दुक्का मिले हैं। सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, दक्षिण भारत में मिले हैं, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्थिति क्या है। अब थोड़ा सा यहां और समझ लीजिएगा, और वो ये समझना है आपको कि सर्वाधिक जो पुरा पाषाण काल के औजार की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक औजार कहां से प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र था, हमने आप लोगों से बात किया था ना कल, पोटवार पठार वाला जो क्षेत्र था। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्वाधिक पुरा पाषाण कालीन औजार की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक संख्या में मिले हैं शिवालिक क्षेत्र से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा संभवतः, नहीं समझ में आया। अब आइए जरा थोड़ा सा, ठीक, अब मध्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्या भाई, क्या बताइए, जिसको ना समझ में आया करे बोल दिया करिए ना,
किसी के भरोसे ना बैठे रहा करिए कि वो पूछिए तब हमारा भी फायदा हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं पश्चिम क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र हमने ये बोला था कि अगर आप बात करेंगे उपकरणों की तो सर्वाधिक उपकरण शिवालिक क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं, बात खत्म। नेक्स्ट, पश्चिम का क्षेत्र, यानी यहां देखिएगा आप, ये है भारत, ये वाला कौन सा हिस्सा है? पूर्व। ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिम। ये कौन सा है? दक्षिण। ये क्या है? उत्तर। अब जब पश्चिम भारत की बात की जाएगी तो हम इधर की बात करेंगे। ठीक, तो पश्चिम भारत में 4-5 जगहें हैं जहां से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से राजस्थान पहला नंबर। राजस्थान, यहां के कुछ क्षेत्र हैं जैसे जायल, क्षेत्र का नाम है, याद रखना, जायल, यहां से भी हमें कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है अमरापुर, अमरापुर, क्लियर। तीसरा सिंधी तालाब, सिंधी तालाब, जमाई बहुत आ रही है सब लोगों को, सिंधी तालाब। ठीक, अब देखिए एक और जगह है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक, चित्तौड़गढ़। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया हो, ये जो क्षेत्र हैं ये कोई नदी रही होगी, तो याद रखिएगा नदी का नाम है गंभीरी, बहुत अच्छा नाम है नदी का, गंभीरी नदी है राजस्थान में। इसी के आसपास ये पूरे के पूरे क्षेत्र मिले हैं, क्योंकि हमने कल क्या बोला था आप लोगों से कि भाई मानव कहाँ रहेगा? जहां उसे पानी मिलेगा। तो पानी कहाँ मिलेगा? तालाब के पास मिले, झील के पास मिले, या नदी के पास मिले। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी साइट्स हैं अर्थात स्थल हैं पुरा पाषाण काल के, वो कहीं ना कहीं नदी घाटी के पास ही होंगे। क्लियर हुआ? अभी वर्तमान समय में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो सिटी हैं यानी शहर हैं वो किसी न किसी नदी के तट पर ही स्थित हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पास ग्राउंड वाटर जो है पीने के लिए सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं। पहले थोड़ी था, पहले ट्यूबवेल्स नहीं थे या और सारी चीज़ें नहीं थी, अब वो उपलब्ध हो गई हैं। फिर भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक, या फिर कहें आप जो है आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर अभी भी पूरे शहर को जो पानी मिलता है वो तालाब से मिलता है या किसी झील से मिलता है। क्लियर? तो ये चीज इस समय भी रही होगी, जाहिर सी बात है, मानव है तो उस समय भी रहा होगा। ठीक, इसके पश्चात गुजरात के भी कुछ स्थल हैं। गुजरात में साबरमती नदी बहती है, पता ही होगा। यहां पर आपको 2 स्थान मिलेंगे साबरमती के आसपास, हडौल और पद्मामाली। ये 2 क्षेत्र जो हैं ये आपके गुजरात के हैं, जो कि कौन से हैं? पहले फेज के हैं। देखिए फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये सब चीजें सामान्य किताबों में तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई पढ़ाता उढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरदर्द है भाई, लेकिन प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। बाकी नोट्स आपको अभी मैं सेंड कर दूंगा, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अगला आइए, मध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जो मध्य क्षेत्र की बात करेंगे तो किसे मानेंगे? मध्य प्रदेश का एरिया होगा, यूपी का कुछ एरिया होगा भाई। मैंने बोला है पहला है हडौल और दूसरा है पद्मामाली, पद्ममाली। ठीक, ओके, आगे हम लोग देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्षेत्र पूरा का पूरा तो हो गया पश्चिम वाला। अब मध्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो मध्य क्षेत्र में कौन आएगा? अरे भाई मध्य प्रदेश और यूपी का क्षेत्र आएगा, यही आना है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में जिले में स्थित है एक स्थान है जिसका नाम है हथनौरा। नाम सुना है? हथनौरा। ये बहुत फेमस सिटी मतलब जो है स्थल रहा है। याद रहे ये नर्मदा नदी घाटी के आसपास का है। हमने आपसे कल कहा था
कि नर्मदा नदी के आसपास भी हमें एक मानव का नरकंकाल मिला है जिसे अरुण सोनकिया द्वारा खोजा गया था। याद आया? आया ना? याद आया ना? तो देखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी का ही तो विस्तार पढ़ रहे हैं ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, यहां उसको हम और विस्तार दे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि पशुओं के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां मिले हैं, तो याद रहे नर्मदा घाटी में ही मिले हैं। क्लियर? तीसरी बात, यहां पर भैंसा, दरियाई घोड़ा, हाथी, ठीक, इनके जीवाश्म मिले हैं। दरियाई घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, भैंसा हो गया, इन सबके हमें साक्ष्य मिले हैं नर्मदा घाटी के क्षेत्र से। अब देखिए, जब आप नर्मदा नदी से ऊपर की तरफ आएंगे, कल एक बात हुई थी, यहां फिर बनाइए मैप एक, ये रहा मध्य प्रदेश का एरिया। जब आप ऐसे ऊपर एक नदी जाती है, कौन सी नदी है? ना बोलना, नाम सुना है इसका? सोन। सोन है ना? तो भाई वो तो निकलेगी कहां से? मध्य प्रदेश से ही निकलेगी और ऊपर जाएगी, गंगा में मिलेगी। तो ये जो नदी वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो सोन घाटी है, यहां पर एक स्थल मिला है बच्चा, बहुत फेमस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसका नाम है बागौर। कल भी इस पर बात हुई थी, क्या हुआ नाम है? बागौर। बागौर से हमें पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, इसके साथ साथ वेदिकाएं भी मिली हैं। क्या क्या? पशुओं के जीवाश्म, यानी क्या? नरकंकाल। जीवाश्म का मतलब यही है, नरकंकाल मिले हैं पशु के, इसके अलावा वेदिकाएं मिली हैं। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो बच्चा, हो गया ना? नेक्स्ट आइए जरा, अगला हम लोग देखते हैं। अगला आता है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब महाराष्ट्र में देखिए जरा, महाराष्ट्र यही है। देखिए, जब आपके पास मैपिंग दिमाग में रहेगी ना, तो चीजें आपको याद जल्दी रहेंगी। महाराष्ट्र में 3-4 जगहें हैं। पहला आता है, इसे नोट कर लीजिएगा, चिरकी। चिरकी, क्लियर? दूसरा नेवासा। ये सब स्थान हैं जितनी भी बात हो रही है, ठीक। अगला पाटने। ये ऐसे स्थल हैं जहां से आपको कुछ साक्ष्य मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के, ठीक। इसके अतिरिक्त बोरी, बोरीवली नाम सुना होगा, बोरी, ये महाराष्ट्र के स्थल हैं जो कि क्या हैं, ध्यान में रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। यहां से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन कुछ न कुछ एविडेंस मिले हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए। अब आते हैं हम लोग फिर कहां? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत, अभी तक हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे थे, अब दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। यहां वाले क्षेत्र में, यहां पर हमने आपसे कहा था कि सर्वप्रथम हस्तकुठार कहां से मिला था? मद्रास से मिला था बच्चा, इसीलिए उसे मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स या हस्तकुठार खोजा था। क्लियर हुआ? इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कर्नाटक में हुसंगी, याद रखिएगा, हुसंगी, हम लोग कल बात किए थे, हुसंगी का बात हुई थी ना, हुसंगी। अरे हाँ या ना? हाँ, तो याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी को ही विस्तार दे रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है यहां। हुसंगी ये कहां है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में है नेल्लौर। यह भी स्थल कहां का है, कब का है? याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल का है, ठीक। इसके अलावा तमिलनाडु में हम लोगों ने बात किया पल्लवरम। दूसरा अतिरपक्कम,
क्लियर। एक और आता है नाम चिंगलपेट, याद रखिएगा, चिंगलपेट, ये भी याद रहे तमिलनाडु का है। बस इतना ही हमें इसमें समझना था। अब यहां से एक बात निकल करके आई पहले वाले से, यानी निम्न पुरापाषाण काल से हम लोगों को यही चीज देखना है। बच्चा हो इसी में से ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित स्थलों में से किसका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है, ऐसे ही दिए रहेंगे, उसी में से एक टिक करना रहेगा। क्लियर। यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग मध्य पुरापाषाण काल पर बात करें। ओके, यानी निम्न पुरापाषाण काल से 7 चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, मध्य पुरापाषाण काल का अर्थ ही यही हो रहा है, यहां पर समझिएगा कि पहले से यानी प्रथम स्टेज से, ठीक है, मानव ने कुछ परिवर्तन किया है। अब परिवर्तन दिखेगा कैसे हमें? परिवर्तन देखने का एक ही माध्यम है कि उनके औजार, ठीक, जो उन्होंने औजार बनाए हैं वो औजार ही क्या करते हैं, हमें ये बता देते हैं कि प्रथम फेज से दूसरे फेज में आने में, यानी मध्य पूर्व पाषाण काल की स्थिति में आने में मानव ने औजारों में कुछ परिवर्तन किया। उन्हीं परिवर्तन के आधार पर हम इस समय के मानव का अध्ययन करते हैं। प्लीज ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। क्लियर। अब आइए मध्य पुरापाषाण काल या मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में समझें। ठीक, पहले वाला जो फेज था यानी निम्न पुरापाषाण काल जो था, वहां पर हमें जो औजार दिख रहे थे पत्थर के, वो किस पत्थर के बनाए जाते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। क्लियर हुआ। मध्य पूर्व पाषाण काल में इसके स्थान पर चेंज हुआ है क्या? जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट। आई रिपीट अगेन, जैस्पर जो पत्थर आता है, जैस्पर, ठीक, दूसरा आता है चर्ट, ठीक, और तीसरा आता है फ्लिंट। फ्लिंट। अब जो उपकरण बन रहे हैं वो इनके बन रहे हैं। आई रिपीट अगेन, मैंने आपसे कहा कि निम्न पुरापाषाण काल के मानव ने जो हथियार बनाए थे वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए थे। इस समय के मानव ने कुछ चेंज किया और अब हथियार बनाने में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग करने लगा। पहला परिवर्तन। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो परिवर्तन क्या हुआ है, प्रश्न यहीं से आता है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस परिवर्तन के तत्व को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ठीक, पहले के जो हथियार थे वो सामान्यतः एक ही तरीके के आपको दिखेंगे, बड़े सुडौल यानी बहुत बड़े बड़े हथियार दिखेंगे। लेकिन मध्य पूर्व पाषाण काल के मानव ने अब क्या किया? हथियार में भी परिवर्तन किया और अब फलक मिलेगा, नंबर 1 फलक, नंबर 2 बेधनी, बेधनी, ठीक, छेदनी। क्लियर हो रहा है? खुरचनी। अब देखिए, 1 2 3 4, यानी मध्य पुरापाषाण काल के मानव ने क्या किया? हथियार में परिवर्तन कर दिया। अब है फलक। फलक जो होता था वो थोड़ा सा बड़े से टुकड़े होते थे, ठीक है। फलक का मतलब ये होता था कि जैसे पत्थर को तोड़ करके, जैसे हमने, प्लीज भाई टाइम से आया करिए प्लीज। पत्थर को जब आप तोड़ते हैं तो एक लेयर निकलता है। आप देखे होंगे, मैंने कल भी ये बात बोली थी, पत्थर को तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा निकल जाएगा। फलक मतलब होता है बच्चा पार्ट,
जैसे लकड़ी आपने देखा है, लकड़ी को अगर बसले से चीरेंगे या फाड़ेंगे तो एक पार्ट निकलता है ना, पतला सा एक हिस्सा निकल जाता है, उसी को फलक कहते हैं। यही चीज आपको पत्थरों में भी दिखेगा। पत्थर को तोड़ेंगे तो एक छोटा सा पार्ट निकल जाएगा, उसे कहा गया क्या? फलक कहा गया। दूसरा बेधनी, याद रखिएगा, बेधना मतलब ये आप ये कहें एक तरीके से किसी चीज को मारने के लिए। अगला छेदनी। छेदनी का मतलब ये था कि अब मानव सिले हुए कपड़े पहनने का प्रयोग करने लगा। कल वाला शब्द याद रखिएगा कि मानव ने पहले नॉर्मल कपड़े पहने, अब उसने सिले हुए कपड़े पहनने का प्रयास किया, तो उसके लिए सूजा जैसी कुछ चाइप होनी चाहिए ना, कि वो क्या करता भाई, उसके पास कौन सा जो है कपड़ा है, अभी वह जानवर के क्या करता है, जो खाल होती है, जो है चमड़ा होता है, उसी का वो वस्त्र पहनेगा ना। तो उसको सिलने के लिए उसने क्या किया, पत्थर के ही छेदनी जैसी कुछ चीजें तैयार की। तो एक उपकरण ये भी हो गया। इसके पास खुरचनी, खुरचनी नाम सुना है? इसे इंग्लिश में स्क्रैपर कहा जाता है। नाम सुना है कि नहीं खुरचनी? देखो सुना होगा ना खुरचनी। खुरचनी क्या होता है? ये देखो जरा, देखो खुरचनी का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि गांव में जो लोग रहे होंगे, ठीक, वहाँ पर जब पहले मिट्टी के बर्तन में दूध पकाया जाता था, अब तो पता नहीं मिट्टी के बर्तन बचे गांव में कि नहीं बचे, ठीक है ना। हाँ, तो जो उसका लेयर बनता था, यानी जब दूध जो है निकाल लिया जाता था तो उसमें दूध कुछ लगा होता था, तो खुरचनी से उसे क्या किया जाता था, उससे छुड़ाया जाता था, उसी को बोला जाता है स्क्रैपर। अब प्रश्न ये उठा कि ये आदिमानव क्या करेगा खुरचनी का, भाई कोई क्या करेगा वो? तो याद रहे बच्चा कि जब मानव ने शुरुआत किया पशुओं के, यानी आप ये कहें कि चमड़े को पहनने की शुरुआत की, एज ए वस्त्र उसने पहनना शुरू किया, तो शुरुआत में क्या होता था कि मांस थोड़ा सा उस चमड़े में लगा रहता था, तो वो वस्त्र क्या होते थे, मांस रहेगा तो उसमें जल्दी सड़न आ जाएगी। तो वो करता क्या था मानव, इस स्क्रैपर से, खुरचनी से वह चमड़े से मांस को अलग कर देता था। देखिए कितना दिमाग खर्च किया है मानव ने, उसी को खुरचनी कहा गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? आप लोग तो बच्चे हो गए भाई। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। हमने आपसे कहा कि इसने क्या किया है, फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे हथियारों को उपयोग में लाया। लेकिन इन सभी उपकरणों में सबसे ज्यादा जो संख्या में मिले हैं वो कौन मिले हैं? फलक मिले हैं। याद रखिएगा, इसीलिए मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एक बार सीडीएस में पूछा गया था बच्चा कि निम्नलिखित में से किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। क्लियर हुआ? देखिए, इसीलिए जो प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों को तो याद नहीं रहते हैं, दिक्कत तो ये भी है। लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, ये भी आपके दिमाग में हो जाएं, ताकि जब आप पढ़ें तो दिमाग खर्च करिए। अगला आता है एक शब्द और। हमने आपसे कहा यहां पर कि फलक आखिर बनाए कैसे गए। तो शुरुआत में हमने आपको बताया कि पत्थर को तोड़ करके ही एक हिस्से को निकाल दिया गया, उसी को नाम दिया गया फलक। दूसरी बात, यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है, मध्य पूर्व पाषाण काल में आग का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। याद रखिएगा इस बात को, आग का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। तीसरी चीज यहां पर गंगा घाटी, यानी जो अपना गंगा घाटी मैदान है, असम, सिक्किम, केरल, इस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, आई रिपीट अगेन,
सिक्किम, असम, गंगा घाटी और केरल, इन 4 क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आई रिपीट अगेन, हो सकता है कभी पूछ लें, क्योंकि ये 4 ही क्षेत्र हैं जहां से मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार नहीं मिले हैं। पहला गंगा घाटी, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम और चौथा केरल। बाकी पूरे भारत में इस समय के हथियार मिले हैं या औजार मिले हैं। ठीक, अब देखिए कि सबसे ज्यादा कहां मिला है। अब ये मुद्दा यहां पर आया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो फलक संस्कृति है सबसे ज्यादा कहां मिले, तो महाराष्ट्र। याद रखिएगा इस बात को। महाराष्ट्र में बच्चा एक स्थान है, उसका नाम है नेवासा। क्लियर? नेवासा में सर्वाधिक मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से? फलक वाले। इसीलिए इसे नेवासा संस्कृति भी कहते हैं। किसे कहते हैं नेवासा संस्कृति? किसे कहते हैं भाई? फिर आगे मैं बढ़ूंगा, देखते हैं दिमाग खर्च कर रहे हो। यस, राइट आंसर। देखिए यहां पर ध्यान में रखिएगा कि फलक संस्कृति की जब हम बात करते हैं, ठीक, तो फलक संस्कृति की शुरुआत कहां से होती है? मध्य पूर्व पाषाण काल से होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में कहां मिले हैं? नेवासा में मिले हैं। इसीलिए फलक संस्कृति को नेवासा प्रधान संस्कृति भी कहा जाता है। रिपीट करूं या समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मिला है बच्चा, इसलिए ही इसे नेवासा संस्कृति कहते हैं। क्लियर? आगे अब देखिए अगला, कभी कभी आपको एक नाम और मिलेगा, नेवासा उद्योग संस्कृति। अब देखिए इसे नेवासा उद्योग क्यों कहा गया? बच्चा हो ज्यादा मात्रा में यहां पर ये उपकरण बनाए जाते थे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? एक स्थान और है, उसे भी याद रखिएगा, चिरकी। यहां से भी फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अभी कहां लिखवाया है? सब लिखवा डाला है बच्चा, ऐसा ना करिए आप लोग। ठीक ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की। अगला उच्चपुरा पाषाण काल। यहां से आपको जो भी ना समझ में आया हो पूछ लीजिए, फिर हम लोग उच्चपुरा पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं। किसी को भी जितने लोग हैं, किसी को भी ना समझ में आया हो, कहीं से भी दिक्कत हो रही हो, कोई मीनिंग ना समझ में आई हो, तुरंत पूछ लीजिए। जी जी, मैंने आपसे कहा है कि पहले जो उपकरण बने वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक, दूसरे क्वार्टजाइट, अरे लिखा था क्वार्टजाइट, इस पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। बाद में इसमें सेकेंड फेज में परिवर्तन हो गया था। क्लियर? ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल, यानी तीसरा फेज, उच्चपुरा पाषाण काल। आगे देखिए, माइक ऑफ करिए सब लोग। ठीक, अब देखते हैं। पहली बात तो यह समझिएगा कि इस काल का जो प्रधान उपकरण है, प्रधान उपकरण का मतलब होता है जो ज्यादा संख्या में मिला हो, वो है क्या? ब्लेड। आई रिपीट अगेन, उच्चपुरा पाषाण काल का प्रधान उपकरण क्या था? ब्लेड था।
ठीक, दूसरी चीज ये है कि जो होमो सैपियंस है, याद रखिएगा आप, अंडरलाइन कर लेना, होमो सैपियंस मानव है ना, ये इसी समय आता है पृथ्वी पर। फिर रिपीट कर रहा हूं, होमो सैपियंस मानव इसी समय पृथ्वी पर अवतरित हुआ। दूसरी बात, इसे हिमयुग की अंतिम अवस्था कहा जाता है। किस टाइम पीरियड को? इसी को क्या कहा जाता है? हिमयुग की अंतिम अवस्था। यहां पर आकर के क्या हुआ, कल याद रखिएगा हम लोगों ने बात किया था ना कि यानी जो पर्यावरण, आप ये कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन होता है, तब क्या होता है। हमने आपसे कहा था कि जब धीरे धीरे गर्म जलवायु होने लगती है, जलवायु में परिवर्तन होने लगता है, तो क्या होता है, जो फील्ड हैं, खेत हैं या मैदान हैं, वहां से बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है और घास उगने लगती है। पशुपालन भी यहीं से आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए, जोड़ पा रहे हैं ना? ओके, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। हमने आपसे कहा कि इस काल में ब्लड उपकरणों की आपको अधिकता मिलेगी। इस काल में भारत के जो क्षेत्र रहे हैं उसको आप देख लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भारत के क्षेत्र हैं यानी एरिया कौन कौन से हैं जहां से हमें उच्च पुरापाषाण काल की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है सोहन घाटी, सोहन घाटी, ठीक। दूसरा यहां पर ध्यान में रखना है जोगदहा, ठीक। तीसरा भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक। याद आ रहा होगा, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक। इसके अतिरिक्त बागौर, बाघौर, क्लियर हुआ? अगला बाघौर कहां है भाई? बाघौर कहां है? देख लो, सोए रहो, एमपी में है बच्चा, ठीक। अगला अगला पाटणे, पाटणे ये कहां है? ये सब लिख करके अभी आ रहे हो, फिर भूल गए। पाटणे, भादणे, इनाम गांव। अगला कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा कहां है? कुरनूल गुफा, क्या प्राप्त हुआ था कुरनूल गुफा से? देखो, राख के ढेर, राइट, राख के ढेर। तो राख के ढेर कब के हैं? उच्च पुरापाषाण काल के ही हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि अब मानव इस काल में यानी मध्य पुरापाषाण काल का मानव शैलाश्रयों और गुफाओं में पूरी तरीके से रहने लगा था। अब ये पूरी तरीके से यहां निवास करने लगा है। इसके अतिरिक्त हमें ये कैसे पता चला कि इस काल का मानव गुफाओं में पूरी तरीके से रहने लगा? क्योंकि इसी समय जो गुफाओं में चित्रकारी बच्चा की गई है वो इसी समय की है, ठीक। जिसमें भीमबेटका प्रमुख है। भीमबेटका की जो गुफा है सबसे ज्यादा चित्रकारी यहां पर आपको मिलेगी। क्लियर हुआ यहां तक या नहीं हुआ, ये बताइए हमें, ठीक। अब आइए, जी जी आप अपनी बात रखें जी। अभी आगे इसको पूरा कर लेने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। फिर हमने आपसे कहा इस काल के उपकरण जो मिले हैं, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहां है? देखो फिर आए, बेलन घाटी यूपी, राइट, सही बोला, उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक, पूरी तरीके से यहां पर चीजें आपको इस काल की मिलेंगी। अब देखिए अंतिम बात यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक और बेधनिया, इतने उपकरण यहां पर मिलेंगे आपको। अगला बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित है बच्चा। यहीं के पास में लोहदा नाला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोहदा नाला क्षेत्र से हमें हड्डियों निर्मित या हड्डी की निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मतलब ऐसा हमें एक साक्ष्य मिला है, या जो है एक स्त्री बनाई गई है, वह हड्डी से निर्मित है, अर्थात हड्डी कोई रही होगी, उसको जोड़ करके ही एक स्त्री की मूर्ति बनाई गई है या प्राप्त हुई। अब देखिए मानव इसका मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, क्योंकि अगर वो हड्डियों से नारी की मूर्ति बना दे रहा है तो जाहिर सी बात है दिमाग है उसके पास। क्लियर? तो यहां से टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वह पूछ सकता है, अन्यथा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न जिसको समझना है या कहीं दिक्कत हो हम आप बता दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मध्य पाषाण काल शुरू करेंगे, लेकिन वो कल से शुरू करेंगे क्योंकि 9:30 बजने वाला है। यहां से जो भी पूछना हो पूछ लीजिए।